इंसान लालच में आकर किस हद तक गिर सकता है ये कोई नहीं बता सकता। और जब लालच दौलत का हो तो फिर कौन अपना कौन पराया। जब रिश्तों में जमीन जायदाद की बात आती है तो सब फर्क मिट जाता है। पैसों के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, चोरी डकैती धोखा, और उन्हें यह सब जायज लगता है। लेकिन इन सब से भी एक भयानक चीज होती है, तंत्र मंत्र, काला जादू। दौलत पाने की हवस में कुछ लोग इस हद तक चले जाते हैं कि इंसानियत तक भूल जाते हैं। जादू टोने से हासिल की गई काली कमाई या दौलत कुछ वक्त के लिए इंसान को सुकून जरूर देती है, मगर जब वक्त उलटता है तो सब हिसाब चुकाना पड़ता है। और ऐसे में किसी की भी जिंदगी तहस नहस हो जाती है, भले उनकी कोई गलती हो या ना हो। आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे चाचा के साथ हुआ बहुत ही अजीब और डरावना हादसा था। अब उनके घर में कोई भी जिंदा नहीं है, लेकिन गांव में आज भी जब उस घर के बारे में बातें होती है तो लोग डर जाते हैं। इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, मगर जब भी वो घटना याद आती है तो ऐसा लगता है जैसे सब अभी अभी हुआ हो। उसे याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे दादाजी संपत राव और उनके भाई गणपत राव बचपन से ही एक ही घर में पले बढ़े थे। बाद में मेरे दूसरे दादाजी यानी गणपत राव को बस कंडक्टर की नौकरी लगी और वो लोग सोलापुर शहर में शिफ्ट हो गए। और मेरे दादाजी संपत राव गांव निपानी में रहने चले आए और वहां पर वो खेती बाड़ी करने लगे। कुछ साल बाद वो गांव के सरपंच भी बन गए। पूरे गांव में उनका बड़ा मान सम्मान था, क्योंकि वो बहुत ही नेक, ईमानदार और उदार इंसान थे। जो भी फसल होती उसका कुछ हिस्सा वो गांव के गरीबों में बांट देते थे और फिर बाकी बचा अपने घर लेकर आते। इसी वजह से गांव में सब उनका बहुत आदर किया करते थे। संपत राव को 2 बच्चे हुए। लड़के का नाम मिलिंद और लड़की का नाम कालिंदी था। मिलिंद चाचा भी अपने पिताजी की तरह ही बहुत सीधे साधे नेक दिल इंसान थे। गांव में उनका भी अपने पिता जितना ही मान सम्मान था। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। इतने अमीर घर में पैदा होने के बावजूद भी मिलिंद को किसी बात का कभी कोई घमंड नहीं हुआ और न ही उसने कभी किसी का गलत किया था। लेकिन कालिंदी के बारे में सब कुछ उल्टा था। कालिंदी मिलिंद की छोटी बहन थी, मगर स्वभाव बहुत ही जहरीला, लालची और झगड़ालू था। गांव में कोई भी उससे ढंग से बात नहीं करता था और ना ही वो किसी को इज्जत देती थी। जो प्यार और इज्जत गांव वाले मिलिंद और उनके पिताजी को देते थे, वही कालिंदी को न मिलने पर वो हमेशा उनसे जलती रहती थी। शक्ल सूरत में वो थोड़ी बहुत अपनी मां पर गई थी, सांवली और हट्टी कट्टी थी, लेकिन वो घर में सबसे अलग ही दिखती थी। उसे ठीक से खाना तक बनाना नहीं आता था और इसलिए अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। आखिरकार एक रोज वो गांव के ही एक गैरेज वाले लड़के के साथ भाग गई और ऐसा कर उसने पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पहले तो उसे ढूंढने की काफी बार कोशिश की गई, मगर वो वापस नहीं आई। फिर उसके घर वालों ने उसे ढूंढना छोड़ दिया। गांव वाले सब उसी के बारे में बात करते थे, मगर मेरे दादाजी संपत राव के सामने कोई भी कुछ नहीं कहता था। गांव में ये चर्चा थी कि उस लड़के की मां ने कालिंदी पर जादू टोना कर उस पर वशीकरण कर उसे अपने बेटे के साथ भगाया था। पता नहीं उसके पीछे उसका क्या इरादा था। लोगों का मानना था कि शायद ऐसा करने से दादाजी उन्हें कुछ जमीन या जायदाद दे दे, पर तब तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। सच क्या था कोई नहीं जानता था। लेकिन शादी के 1 साल बाद कालिंदी फिर गांव में दिखाई देने लगी, मगर दादाजी ने अब उससे एक बार भी बात नहीं की। घर में कोई भी उससे बात नहीं करता था। फिर भी कालिंदी किसी न किसी बहाने से घर में घुसने की कोशिश करती थी और कभी कभी तो वो झगड़ा शुरू कर देती थी। शादी से पहले जब वो घर में थी तो उसे जो चाहिए था दादाजी दिल खोलकर उसे देते थे, लेकिन अब उसका पति गैरेज में काम किया करता था। आमदनी कम थी। कालिंदी को आराम की जिंदगी जीने की आदत थी और ऐसे में गरीबों जैसे जीना उसके लिए मुश्किल हो गया था। कालिंदी की शादी के बाद उसकी सास ने भी घर छोड़ दिया। उस बुढ़िया के हाथ खुद काले कारनामों से रंगे हुए थे। पता नहीं वो कौन सा काला जादू जानती थी, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपने बेटे के शौक पूरे नहीं कर पाई। तो कालिंदी के पति को शक होता था कि ये सब कालिंदी की वजह से ही हुआ है
और उसी की वजह से उसकी माँ घर छोड़कर गई है और इसीलिए उसका पति रोज उसे मारता पीटता था। कालिंदी के घर वाले भी उसे अपना नहीं रहे थे। ऐसे में उसके पास न तलाक का रास्ता था और न उस गरीबी की जिंदगी को झेलने का हौसला। ऐसे ही एक अमावस्या की रात उसकी सास एक गठरी लेकर उस झोपड़े जैसे घर में वापस आ गई। कालिंदी और उसका पति दोनों बहुत खुश हो गए क्योंकि वो गठरी गहनों से भरी हुई थी। कम से कम उन्हें अब साल भर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन दोनों का स्वभाव ऐसा ही था, बिना किसी को लूटे या बेवकूफ बनाए उनका पेट नहीं भरता था। बुजुर्ग औरत जितनी सीधी सादी और गरीब दिखती थी उतनी ही काले जादू में माहिर थी। उसके अंदर इतना लालच था कि किसी भी बंधे हुए प्रेत से वो मन मुताबिक काम निकलवा लेती थी। और फिर धीरे धीरे गांव में चर्चा शुरू हुई कि कालिंदी भी अपनी सास के साथ काला जादू की साधना करने लगी है। लोगों ने कई बार कालिंदी को बीच रात में श्मशान में या कहीं पेड़ के नीचे उतारा करते देखा था, मगर उससे बोलने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि लोगों का यह मानना था कि उस घर के आगे से गुजरी गाय दूध देना बंद कर देती है, शांत जानवर भी पागल हो जाता है, कोई उसकी झोपड़ी की तरफ भी देखे तो उसके घर की मुर्गियां मर जाती थी, बच्चे बीमार पड़ जाते थे और इसलिए सभी गांव वाले उनसे डरे सहमे रहते थे। जब भी कोई उनके पास कोई शिकायत लेकर जाता तो कुछ ही दिनों बाद उसका हाल भी वैसा ही हो जाता था और इसलिए अब लोगों ने उनके पास जाना बंद कर दिया। पर वही दूसरी तरफ कालिंदी के पति की शराब की आदत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। वो रात दिन बस शराब के नशे में डूबा रहने लगा था और फिर एक रात उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और उसके अगले ही दिन सुबह उसकी लाश गांव के नाले में पड़ी मिली। पति की मौत के बाद भी कालिंदी गांव में सिर ऊंचा कर घूमती थी, जैसे उसे पति की मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और कालिंदी अब रोज उस वाड़े पर यानी हवेली पर आने लगी थी। वो किसी न किसी तरह से बात को जायदाद के विषय पर ले आती थी और फिर मिलिंद चाचा से झगड़ा करती थी, उनसे अपना हिस्सा मांगती थी, मगर घर में कोई भी उसे घास नहीं डालता था। कालिंदी और उसकी सास दिन रात यही सोचते थे कि किस तरह से कौन सी सिद्धि इस्तेमाल करे, उन सबको कैसे वश में करे। और एक दिन उसकी सास ने कालिंदी से वाड़े के बारे में पूछा। तब कालिंदी ने सीधा बोल दिया, जब तक माँ बाप है मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। तब उस बुढ़िया ने उससे कहा, जब वो रहेंगे ही नहीं तो तुझे कौन रोकेगा, वो वाड़ा वो सब तेरा हो जाएगा। कालिंदी ने उसकी बात को टाल जरूर दिया था, लेकिन बूढ़ी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने धीरे धीरे कालिंदी के दिमाग में यह सब भरना शुरू कर दिया और उसका असर यह हुआ कि कालिंदी हर रोज वाड़े पर जाकर झगड़ा करने लगी। तुम लोगों के कारण मेरे पति की मौत हुई है, अगर तुमने मेरी मदद की होती तो आज मुझे यह दिन न देखना पड़ता। और तुम सभी लोग वाड़े पर किसी सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हो। इस वाड़े में आधा हिस्सा मेरा है और मैं उसे लेकर ही रहूंगी। वो हमेशा इसी बात पर झगड़ा करती थी, मगर सब उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते। उसी दौरान सर्वपितृ अमावस्या और चंद्रग्रहण की रात आ गई। काली शक्तियों को पूजने वालों को सालों से इस दिन का इंतजार रहता है, क्योंकि इस वक्त की गई सिद्धियां बिना किसी रुकावट के दूसरों को दी जा सकती है। सास और बहू दोनों को भी इसी दिन का बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार वो रात आ गई। उस रात सबसे खतरनाक पिशाचिनी रागिनी नाम की शक्ति उस बूढ़ी सास ने कालिंदी को सौंप दी। 2-3 दिन तक उससे साधना करवाई गई और बुढ़िया ने कालिंदी को यह समझा दिया था, पिशाचिनी रागिनी यानी किसी भी मरे हुए की आत्मा को काबू में करना। उसको आदेश देकर किसी को भी रास्ते से हटाया जा सकता है, उसे तकलीफ दी जा सकती है, मगर पिशाचिनी को जगाते वक्त अगर साधना में कोई रुकावट आ जाए या जगाने के बाद पूजा अधूरी रह जाए तो वही पिशाचिनी जगाने वाले को जान से मार देती है। और उस रात के बाद बुढ़िया भी अचानक कहीं गायब हो गई। कालिंदी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। जहां वो रह रही थी
वो झोपड़ा भी उसके रहने लायक नहीं था। वहीं दूसरी ओर वाड़े में संपत दादाजी, राधा दादी, मिलिंद चाचा और उनकी पत्नी सुरेखा चाची सब खुशी से रह रहे थे। गर्मियों की छुट्टियों में हम सब वहीं जाया करते थे। वाड़े में हंसी मजाक चलता था। बाहर से गाय और बैल की आवाजें आती थी। मतलब वहां एक अलग ही माहौल होता था। सबके एक साथ होने से वाड़े को एक अलग ही रौनक आ जाती थी। चाचा चाची के शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं था। घर में जमीन जायदाद तो बहुत थी, पर उन्हें बस इसी बात का दुख था। दादी ने सारे देवी देवताओं के आगे माथा टेक लिया। दादाजी ने भी वैद्य से लेकर शहर के महंगे महंगे डॉक्टर तक सब खर्चा कर लिया, मगर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि चाची मां बनने वाली है। 7 साल बाद पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके लिए, उनके परिवार के लिए बुरा चाहता हो। बस उस एक खबर से घर खुशी से भर गया था। सभी घर वाले चाची का बहुत ख्याल रखने लगे थे और ऐसे ही दिन बीतते गए और आगे चलकर धूमधाम से चाची की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। पूरा गांव शामिल हुआ था। दादाजी की आंखें भर आई। इतने सालों बाद उन्होंने ऐसा खुशी का पल देखा था। शाम तक सब रस्म और कार्यक्रम पूरा हो गया। सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। सब कुछ समेटते समेटते रात के 10 बज गए। हम सब रोज की तरह आंगन में बैठे थे। सब आपस में बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। पूरा वाड़ा खुश था और उसी वक्त अचानक बाहर के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। माँ, बाबा, दरवाजा खोलो। मिलिंद, कोई तो दरवाजा खोलो। एक रोती हुई आवाज थी। सुनकर लग रहा था अगर दरवाजा नहीं खोला गया तो वो जोर जोर से रोने लगेगी। राधा दादी उठी, दरवाजे की कुंडी हटाई और दरवाजा खोला। बाहर कालिंदी बुआ खड़ी थी। इतनी रात में उसे देखकर सब हैरान रह गए। हर बार की तरह उसे टालना अब मुमकिन नहीं था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि उससे क्या बात करे। उसने आंचल से अपनी आंखें पोंछी और धीरे से आगे बढ़ते हुए घर में कदम रखा। तभी दादाजी गरज उठे, आ गई वापस? चली जा, चली जा, जहां से आई है वहीं पर चली जा। घर की इज्जत तो तूने पहले ही मिट्टी में मिला दी है, तो अब मुंह उठाकर बार बार यहां क्यों आती है? घर में इतने सालों बाद कोई खुशी का पल आया है और मैं तेरा ये मनहूस चेहरा यहां नहीं देखना चाहता। निकल जा, निकल जा यहां से। दादाजी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई, मगर वो किसी फैसले के साथ वहां आई थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक नाटक था। आखिरकार उसने रोते हुए मिलिंद चाचा की तरफ देखा और फिर वो बोली, भैया, हम दोनों साथ में पले बड़े हैं और मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। मेरा पति अब जिंदा नहीं है और मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है। अब तो सास भी नहीं रही। तू ही बता, ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी जगह दे दे कि मैं चैन से सो सकूं। तू सबकी मदद करता है, आज अपनी बहन की मदद नहीं करेगा? हाँ भैया। वो फिर आंचल से आंखें पोंछते हुए रोने लगी, मगर दादी भी उसे डांटते हुए बोली, कालिंदी, पिताजी ने क्या कहा तुझे सुनाई नहीं दिया? हमें इस खुशहाल घर में रोना धोना नहीं चाहिए। निकल जा यहां से। मगर कालिंदी की बात मिलिंद चाचा के सीधे दिल पर लगी। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और ऊपर का एक कमरा उसे रहने के लिए दे दिया। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कर उन्होंने एक मुसीबत को घर में बुलावा दे दिया है। कालिंदी रोने का नाटक करते हुए ऊपर के कमरे में चली गई और ऊपर जाते ही रोने की आवाज आनी बंद हो गई। सब जानते थे कि वो नाटक कर रही है, पर ऐसे खुशी के मौके पर कोई भी उसके मुंह नहीं लगना चाहता था और इसलिए सब चुपचाप सोने चले गए। सुबह दादी ने उसे रसोई की तरफ जाते हुए देखा तो दादी ने उसे सीढ़ियों पर ही रोक लिया। कहा था ना, कमरे से बाहर मत निकलना। तुझे जो ऊपर का कमरा दिया है वो भीख है। घर के किसी भी हिस्से में तुझे कदम रखने की इजाजत नहीं है।
इस बात को अच्छे से याद रखना। अपनी मां की इस बात को सुनकर कालिंदी की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसकी आंखें लाल लाल हो गई और उसने गुस्से में ही अपनी मां के चेहरे के बहुत पास जाते हुए कहा, यह भीख नहीं, मेरा हक है। वाड़े के आधे हिस्से पर मेरा हक है। मुझे सब पता है। तुम सब लोग मिलकर ये पूरा वाड़ा उस मिलिन को देना चाहते हो, पर जो तुम चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा। मैं वैसा होने नहीं दूंगी। गुस्से में ऐसा कहते हुए वो वहां से चली गई। बाहर जाते हुए वो मिलिन चाचा से टकराई, मगर उसे भी उसने अनदेखा कर दिया। और सबको पता था कि वो ऐसा ही कुछ करने के इरादे से वाड़े में आई थी, और उसने एक ही दिन में अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। वो बस रात में वाड़े में आती और सुबह जल्दी जल्दी साड़ी में कुछ छुपाकर वाड़े से बाहर निकल जाती थी। मैं उस वक्त 5वीं पास कर 6ठी कक्षा में जाने वाला था। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को थी और जल्द ही बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। मैं वो सब देख रहा था, पर मेरा पूरा दिन खेल कूद में निकल जाता था। रात को खाने के बाद बिस्तर पर गिरते ही आंख लग जाती थी। और एक दिन आधी रात को मेरी नींद खुल गई। सारा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक लाइट चली गई थी, पंखा बंद था। बाकी सभी लोग अपने अपने कमरे में थे और हम बच्चे बाहर के हॉल में एक साथ सो रहे थे। गर्मी लगने लगी, इसलिए मेरी नींद टूटी थी। चारों तरफ बस अंधेरा था। उसी अंधेरे में ऊपर की मंजिल से एक हल्की अजीब सी गुर्राने की, जोर जोर से बोलने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने अपने आसपास देखा, वहां दूसरा कोई नहीं था। मैं उठकर बाहर चला गया तो अब आवाज तो नहीं आई, लेकिन कुछ दूसरी ही आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। इस वक्त कौन ऊपर गया होगा, ये सोचते हुए मैं अपनी बहन को ढूंढने लगा। वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। मुझे लगा कहीं वो अकेले ही ऊपर तो नहीं चली गई, और मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। मगर जैसे ही मैंने सीढ़ियों पर कदम रखा, लगा जैसे वहां भयंकर अंधेरा फैल गया हो, जैसे सीढ़ियां एकदम से ही गायब हो गई हो। मैं धीरे धीरे दीवार के सहारे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर की मंजिल से धुएं का एक गुबार बाहर निकलते दिखाई पड़ रहा था। साथ में एक अजीब सी सड़न की बदबू फैल रही थी। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, हंसी की, तेज बातों की, चिल्लाने की और गुर्राने की आवाजें मुझे और साफ सुनाई देने लगी। अब मैं आखिरी सीढ़ी चढ़कर ऊपर की मंजिल पर आ गया था। मेरे सामने 3 कमरे थे और वो अजीब आवाजें उस कोने वाले तीसरे कमरे से आ रही थी। मैं दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ा और उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर से टकराया। वो हवा का स्पर्श ऐसा था कि मेरे शरीर से आर पार हो गया हो। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं अब कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था, मगर दरवाजा अंदर से अच्छी तरह से बंद था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दरवाजे को धक्का देने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। पास ही खिड़की की झिरी से मैंने अंदर झांकना शुरू किया। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। अंदर बीचों बीच 8 से 10 मोमबत्तियां जल रही थी, जिससे धुएं में एक पीले रंग की रोशनी फैल रही थी। उसी रोशनी में कोई दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठा हुआ था। खुले बाल, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं, और सामने मटके जितनी बड़ी एक लकड़ी की गुड़िया रखी थी, और वो किसी जिंदा इंसान जैसे आंखों से इधर उधर देख रही थी। उसके रुई से बने होठ भी हिल रहे थे, जैसा कुछ बड़बड़ा रही हो। कमरे में एक अजीब सी गुर्राहट गूंज रही थी। वो औरत जो पेट करके बैठी थी, वो उस गुड़िया पर कुछ फेंकती और उसी पल गुड़िया जोर जोर से थरथराने लग जाती। मैं बाहर से ही ये सारा मंजर देख रहा था। अंदर और क्या है, ये देखने के लिए मैंने धीरे से खिड़की का एक पट खोला, बिना कोई आवाज किए, और ग्रिल के बाहर से वो सब देखने लगा। वहां किसी चीज से एक गोल घेरा बनाया हुआ था, और उसी घेरे के बीच वो औरत खुले बालों में बैठी थी। उसके सामने बांस की टोकरी में हरी साड़ी, चूड़ियां
नेल पॉलिश, इत्र की बोतल, पायल और मंगलसूत्र रखा था। वो औरत गुड़िया पर मुट्ठी भर सिंदूर फेंकती और फिर उस घेरे में वो टोकरी सरका देती, मगर वो गुड़िया जैसे ही जिंदा हो जाती वो उस टोकरी को लात मारकर दूर कर देती और फिर हंसने लग जाती। उसकी हंसी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, पर मैं किसी पुतले की तरह वहीं खड़ा रहा। लगातार 10-15 मिनट तक ये सब चलता रहा और फिर उस औरत ने पास रखी एक चाकू उठाई और सीधे उस गुड़िया पर चला दी। उसका हाथ थर-थर कांप रहा था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उस गुड़िया से खून बहने लगा। वो खून उस औरत ने अपने हाथों में इकट्ठा किया और बिना पीछे देखे अपने हाथ ऊपर कर वो खून अपने सिर के पीछे उड़ेल दिया। उसी वक्त खिड़की की ग्रिल से कुछ छींटे मेरे मुंह पर आ गिरी। मैं वो सब देखने में खोया हुआ था और जब छींटे मेरे चेहरे पर पड़ी तब मुझे होश आया और तब एक अजीब और डरावने एहसास से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। सामने जो हो रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और ये बात समझने में मुझे थोड़ी देर लग गई। मैं अपने शर्ट से मुंह पोंछने लगा। उस वक्त मेरी नजर नीचे थी और जैसे ही मैंने चेहरे से छींटे पोंछी और ऊपर देखा, सामने देख मैं जोर से चीख पड़ा। वो औरत खिड़की के ग्रिल के पास खड़ी थी और घूरते हुए सीधा मुझे ही देख रही थी। उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, उसका वो भयानक चेहरा मेरी आंखों के सामने था। काला सा गोल चेहरा, माथे पर चमकता हुआ लाल सिंदूर। उसकी आंखें जैसे किसी जानवर जैसी थी, नीली सी, चमकती हुई, बाल खुले और उलझे हुए। शायद थोड़ी देर पहले जो गुलाल और सिंदूर वो गुड़िया पर फेंक रही थी वही उसके बालों में भी लगा हुआ था। खुले बाल, वो पागल सी मुस्कान, चमकते सफेद दांत और ऐसे भयानक रूप में वो एकटक मुझे देख रही थी। जैसे ही मेरी और उसकी नजर मिली मैं जोर से चीख उठा। ऐसा खौफनाक चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। मैं लगातार मां मां चिल्लाने लगा, मगर उसकी आंखें और बड़ी होती चली गई। दांत होंठ भींचे हुए वो और ज्यादा गुस्से से मुझे घूरने लगी। चाहकर भी मैं वहां से हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसने मुझे वहीं पर जकड़ रखा था। ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हो। कुछ ही देर में मेरी आंखें बंद होती चली गई और मैं बेजान सा होकर वहीं पर गिर पड़ा। लेकिन मेरी चीख सुनकर सबकी नींद खुल गई। सभी लोग दौड़ते हुए ऊपर आ गए। जब मां ने मुझे उठाया तब मुझे थोड़ा होश आया। कांपते हाथों से मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अंदर से अब भी अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं जिस कमरे के सामने बेहोश पड़ा था वो कालिंदी बुआ का कमरा था और अंदर से कोई जोर जोर से हंस रहा था। सबको पता था कि कालिंदी बुआ अंदर है और इसलिए सबने बाहर से ही उसे आवाज दी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। चाचा ने गुस्से में दरवाजे को धक्का मारा, मगर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। आखिरकार चाचा ने पूरी ताकत से कंधे से लात मारना शुरू कर दिया। कुंडी टूट गई और दरवाजा भी खुल गया और अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए। मां ने मुझे अपने सीने से चिपका लिया और धीरे से अंदर झांका। उस कमरे के बीचों बीच कालिंदी बुआ बिना कपड़ों के खड़ी थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बड़ी सी गुड़िया चारों तरफ घूम रही थी। उस पूरे कमरे में धुआं फैला हुआ था और उसी सफेद धुएं में मोमबत्ती की रोशनी और तेज हो रही थी। वो नजारा इतना अजीब और डरावना था कि दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसे ही वो गुड़िया दादाजी के पैरों के पास आई उन्होंने उसे लात मार दी। सामने रखी उतारे की टोकरी भी उन्होंने उठाकर दूर फेंक दी। उसी वक्त कालिंदी बुआ पीछे मुड़ी और दादाजी के यानी उनके पिताजी के पैरों में आकर गिर पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। आप लोग नहीं जानते इसका बहुत बुरा असर होगा। आप सभी यहां से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आप जाइए यहां से। मगर दादी ने उसके बाल पकड़कर उसे जोर से खींचा और उस पर चिल्लाने लगी, हम चले जाए ताकि तू यहां ये सब तमाशा करती रहे।
बंद कर ये सब, अभी के अभी ये सब बंद कर दे। दादी ने सामने रखा हल्दी कुमकुम का थाल लात मारकर गिरा दिया। घेरे में रखे नींबू और नारियल भी उन्होंने यहां वहां फेंक दिए। चाचा ने जलती हुई आग पर पानी डाल दिया, जिससे धुआं और बढ़ गया। सब लोग कालिंदी बुआ पर चिल्ला रहे थे। उसी वक्त दादाजी ने वो गुड़िया उठाकर बाहर फेंक दी। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, खिड़की से तेज हवा का झोंका कमरे में आ गया और वहां जो हल्दी कुमकुम और गुलाल जमीन पर गिरा था, सब अपने आप हवा में उड़ने लगा। सबने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वो तेज हवा बंद हो गई। पूरे कमरे में घुप अंधेरा फैल गया। वहां जो लाइटें थी वो भी फूट चुकी थी। इतना घना अंधेरा कि हाथ को हाथ तक नजर नहीं आ रहा था। दादाजी ने तब चिल्लाकर कहा, कालिंदी, ये सब करने के लिए तू इस घर में आई थी? निकल जा, निकल जा इस वाड़े से, इसी वक्त बाहर निकल जा। दादाजी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दादी की चीखें अंधेरे में गूंज उठी। चाचा ने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च ऑन की और फिर हमने जो नजारा देखा उसे देख सबकी रूह कांप गई। दादी दरवाजे के पास पड़ी हुई थी और कालिंदी बुआ दादी को पकड़कर उनकी गर्दन में अपने दांत गड़ाए बैठी थी। पास खड़ी चाची ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर वो टस से मस न हुई। चाचा दौड़कर ही कालिंदी बुआ की ओर भागे और उसके सिर पर जोर से मारा, उसे जोर से खींचा और उस धक्के से कालिंदी बुआ वही पीछे दीवार पर जा गिरी। दादाजी ने दादी को संभाला और उसे बाहर ले गए। चाचा ने चाची को भी कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। मेरी मां मुझे और मेरी बहन को खींचते हुए बाहर ले गई। कालिंदी बुआ तब दीवार के पास पड़ी थी। उसकी लाल लाल अंगार सी आंखें सबको घूर रही थी। गुस्से में वो ऐसी ऐसी आवाजें कर रही थी कि सभी लोग डरे हुए थे। उसकी वो नजर मैं आज तक नहीं भूल सका। कालिंदी बुआ के होठ गुस्से से थरथरा रहे थे और फिर उन्होंने होठ हिलाए और भारी मर्दों जैसी अजीब आवाज में वो बोली, मुझे निकालोगे, मुझे निकालोगे इस वाड़े से? ये वाड़ा मेरा है। मेरी सिद्धि में विघ्न डालकर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। वाड़े का विनाश होगा, विनाश होगा इस वाड़े का, और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो। अब बस देखते जाओ, देखते जाओ यहाँ क्या होता है। इतना बोलकर वो उनके ऊपर झपटने के लिए बाहर दौड़ने ही वाली थी कि तभी चाचा ने जल्दी से कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कालिंदी बुआ अंदर से जोर जोर से चिल्लाती रही, दरवाजा पीटती रही। उसकी मर्दानी ताकत से पहलवान जैसे चाचा भी डर गए थे। वो नजारा देख सबके चेहरों पर पसीना आ गया था। दादी दर्द से तड़प रही थी। मैं भी तब अधमरी हालत में नीचे पड़ा हुआ था। दादाजी ने मुझे गोद में उठा लिया और चाचा ने दादी को यानी अपनी मां को उठाया। पीछे पीछे चाची और मेरी मां भी सीढ़ियों से नीचे आ गए। आंगन में भी बुआ की चीखें साफ सुनाई दे रही थी। वो उस कमरे से बाहर निकलने के लिए झटपटा रही थी। मिलिंद, मिलिंद, दरवाजा खोल। तुझे क्या लगता है पूरा वाड़ा, पूरी जमीन में सब कुछ तुझे अकेले खाने दूंगी? इस पर मेरा भी हक है। दरवाजा खोल मिलिंद, दरवाजा खोल। उसकी गुस्से से भरी आवाज को अनसुना करते हुए दादाजी हमें पास के ही एक छोटे अस्पताल में ले गए। तब मां भी साथ थी। रात भर हम वहीं रुके रहे, लेकिन 9 महीने की प्रेग्नेंट चाची और चाचा वाड़े में ही रुके थे। और वही सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि प्रेग्नेंट औरतों पर काला जादू, बुरी ताकतों का असर बहुत जल्दी हो जाता है। जिस्म की ताकत की एक हद होती है और इसलिए बुआ दरवाजे से खुद बाहर नहीं आ सकती थी, लेकिन उसके जरिए जगाई गई वो शैतानी ताकत, उसकी कोई हद नहीं थी। बुआ ने किसी अनजान ताकत को जगाया था और वो साया बाहर खुला घूम रहा था। चाचा चाची को पूजा घर में ले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। चाची वो सब देखकर रोने लगी थी। चाचा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था
कि इसका सामना कैसे करे। चाची को देखकर उनकी भी हिम्मत टूट चुकी थी। आखिरकार चाची भगवान का नाम लेते हुए घर के पूजा घर के पास बैठी रही और चाचा खिड़की के कोने से आंगन में घूमती परछाइयों को देखने लगे। काली काली परछाइयां आंगन में यहां वहां घूम रही थी। ऊपर से उस रात की धुन को चीरती हुई बुआ की चीखें भी वाड़े में गूंज रही थी। उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया, लेकिन तब वो तड़प रही थी। मुझे छोड़ दो, जिन्होंने ये सब बिगाड़ा है उन्हें पकड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से। उसकी आवाज में जो अमानवीय आवाज थी वो अब थोड़ी कम हो गई थी, मगर चाचा में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी वो बाहर आकर देखे। चाचा के दिमाग में तब बस एक बात घूम रही थी कि उसने क्यों अपनी बहन को उस घर में, उस वाड़े में घुसने दिया। करीब 2-3 घंटे बाद वो सब धीरे धीरे शांत होता गया। ऊपर से आने वाली आवाजें भी बंद हो गई। सुबह होने में कुछ ही वक्त बचा था। चाची की वही पूजा घर के पास पड़े पड़े आंख लग गई थी, लेकिन चाचा अब भी टकटकी लगाए बाहर देख रहे थे। आखिरकार पूरब की ओर से बड़े दरवाजे से सुबह की हल्की नारंगी धूप अंदर आ गई और तब जाकर चाचा ने राहत की सांस ली। उन्होंने अंदर जाकर चाची को जगाया और फिर दोनों ने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कमरे से बाहर आ गए। उसी वक्त दादाजी जल्दी जल्दी में अंदर आते दिखे। उन्हें देख चाची की आवाज भर आई, बाबा बाबा बाबा, ये क्या हो रहा है? कालिंदी ताई ऐसा क्यों कर रही है? वो जो चाहती है वो दे दो उसे, हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर ये अघोरी खेल बंद करवाओ बाबा। चाची बोलते बोलते रोने लगी। चाचा ने रात को जो कुछ देखा, जो भी सुना था, वो सब कुछ दादाजी को बता दिया। दादाजी और चाचा जी सीढ़ियों से ऊपर चले गए और वहां जाकर देखा चौखट के बाहर की हर तरफ बस लाल कुमकुम बिखरा पड़ा था और उसमें किसी के पैरों के निशान थे। दोनों भी किनारे किनारे से चलते हुए कालिंदी बुआ के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे की कुंडी अब भी बाहर से लगी हुई थी। कांपते हाथों से चाचा ने धीरे धीरे कुंडी हटाई और दरवाजा अंदर धकेला। अंदर का मंजर देखकर दोनों वहीं के वहीं जड़ हो गए। खिड़की के कोने के पास दीवार से पीठ टिकाए बुआ दरवाजे की तरफ देखती हुई अजीब सी मुद्रा में बैठी थी। उसके चेहरे पर डर के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसके ठीक सामने बालों का बिखरा ढेर था। शायद उसने अपने बाल खुद नोच लिए थे, क्योंकि उसका सिर पूरी तरह से गंजा हो गया था और सिर से खून बहकर सूख चुका था। सांवली लेकिन डरे सहमे सफेद चेहरे पर खून के सूखे काले धब्बे दिख रहे थे। उन्होंने ध्यान से देखा, वो बिल्कुल बेजान थी, उसमें कोई हरकत नहीं थी। चाचा ने तब दादाजी की तरफ देखा, वो भी चाचा को ही देख रहे थे। आखिरकार उन्होंने सिर हिलाया और जो समझना था समझ लिया। बुआ के खुले मुंह से अजीब से रेंगने वाले कीड़े निकल रहे थे। वहां जो पूजा रची थी वो बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। पूजा का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बांस का लकड़ी से बना गुड़िया का आकार भी टूटा हुआ था। उसकी साड़ी अस्त व्यस्त जमीन पर पड़ी थी। चूड़ियों का कांच टूटकर हर तरफ बिखरा हुआ था। चाचा ने वो साड़ी उठाई और दूर से ही बुआ के शरीर पर डाल दी, लेकिन उस साड़ी से भी उसकी टेढ़ी मुड़ी और बैठी आकृति साफ झलक रही थी। अब आगे क्या करना है, ये सोचने के लिए दोनों उल्टे कदम कमरे से बाहर निकल आए। दरवाजा अध खुला छोड़कर दादाजी ने चाचा की ओर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, इस हालत में उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। गांव वालों को पता चल जाएगा तो वो क्या कहेंगे। और इस बात का हल सोचते हुए चाचा ने उन्हें सलाह दी कि वाड़े के पीछे एक खाली जगह है, वहां चुपचाप गड्ढा खोदकर उसे दफना देते हैं। दादाजी को यह बात ठीक लगी। उन्होंने फिर से कमरे को बाहर से बंद कर लिया और वो नीचे चले गए। अब शाम होने का इंतजार करना था, क्योंकि दिन में यह सब करना ठीक नहीं हो सकता था। दादाजी ने अपने भाई और भतीजे को संदेशा भेजा कि जहां भी हो जल्दी से घर आ जाओ। लफ्जों से उनकी घबराहट साफ झलक रही थी। दोपहर करीब 1 बजे तक सब घर पर आ गए। तब तक मुझे और दादी को भी अस्पताल से घर लाया गया था।
शाम का वक्त हो रहा था। सब एक साथ आंगन में बैठे हुए थे, मगर कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। काफी देर बाद चाचा ने वाड़े का बड़ा दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और वहां जो जो हुआ था वो सबको बताया। ये सब सुनते ही दूसरे दादाजी ना में सिर हिलाने लगे और फिर वो बोले, संपत, तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुझे क्या लगा कि कालिंदी के साथ ये सब खत्म हो जाएगा? अरे ये कैसी पूजा थी ये तक तुम्हें नहीं पता। बात बिल्कुल साफ है कि पूजा में विघ्न आया और इसलिए उसकी मौत हुई है। इसका मतलब सीधा है कि वो साधना बहुत बड़ी अघोरी रही होगी और अब तुम कहते हो उसकी लाश को दफनाओ। किसी ने देख लिया या किसी को जरा भी पता चल गया तो गांव वाले इस घर का पानी तक नहीं पिएंगे। और मिलिंद, तुझे किसने कहा था उस औरत को घर में लाने को? तुम सबको अच्छे से पता था कि वो ऐसी चीजें करती है। तेरी बहन तो हमारे लिए पहले ही मर चुकी थी और मांग ही रही थी, तो सीधे कोई जमीन का टुकड़ा उसके नाम कर देते तो शायद ये सब तमाशा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जायदाद की हवस में भटकती आत्मा मरने के बाद भी सुकून से नहीं जाती है। तुम लोग नासमझी में बहुत बड़ी भूल कर बैठे हो। दादाजी का गुस्सा जायज था, मगर अब जो हुआ था उसका हल निकालना जरूरी था। शाम होते ही मेरे पापा और मिलिंद चाचा ने वाड़े के पीछे एक गड्ढा खोदना शुरू किया। बाकी सब आंगन में चुपचाप बैठे थे। उस दिन किसी ने खाना तक नहीं खाया था। कोई किसी से भी बात करने को तैयार ही नहीं था। गर्मी के दिन होने के बावजूद आसमान में बादल छाने लगे थे। शाम की परछाइयां धीरे धीरे रात के अंधेरे में घुल रही थी। बारिश होने के आसार नजर आ रहे थे और इसलिए हर कोई जल्दी में था। लोग अपने पालतू जानवर वगैरह लेकर अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। पंछी उनके घरों की ओर लौट रहे थे। वाड़े के पीछे से बस मिट्टी खोदने की आवाज आ रही थी। हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी और दोनों अंदर लौट आए। उन दोनों के कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। कंधों पर फावड़ा और कुदाल रखकर उन दोनों ने पानी पिया। दादाजी ने पहले ही एक बड़ी सी चादर अलग निकाल कर रख ली थी। गणपत दादाजी और संपत दादाजी वो दोनों वो चादर लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़े। चाचा और पापा भी उनके पीछे पीछे ऊपर चले गए। उस कमरे की लाइट भी फूट चुकी थी। ऊपर बस अंधेरा था, काला घना अंधेरा। चाचा ने एक बड़ी टॉर्च की रोशनी की और फिर दोनों दादाजी ने कमरे के बीचों बीच चादर फैला कर रख दी, ठीक वहां जहां कुमकुम बिखरा पड़ा था। अब बुआ की लाश को उठाकर उस चादर पर रखना था, मगर दिन भर पड़ी उस लाश से इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि सबको अजीब सा उल्टी जैसा एहसास होने लगा। वैसे देखा जाए तो लाश इतनी जल्दी नहीं सड़ती है जितनी जल्दी बुआ की लाश सड़नी शुरू हो गई थी। हो न हो उसके शरीर पर जरूर किसी बुरी चीज का असर हुआ था। जैसे ही चाचा ने उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उनका हाथ सीधा मांस के अंदर धंस गया। बुआ का शरीर इतना ज्यादा सड़ चुका था कि उसकी खाल फट चुकी थी और अंदर का सड़ा गला गोश्त हाथ को महसूस हो रहा था। बड़ी मुश्किल से 4 लोगों ने बुआ की लाश को किसी तरह उठाकर चादर में लपेट दिया। क्योंकि टांगे मुड़ी नहीं, इसलिए उसका अकड़ा हुआ जिस्म सीधा चादर पर गिरा। बाकी के अंग भी सख्त हो चुके थे। उसका वो मुर्दा शरीर अब भी उतना ही डरावना लग रहा था। आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थी, उनमें कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे, लेकिन नजरों में अब भी वही तेज गुस्सा, जैसे वो अब भी सबको नफरत और बदले की आग से घूर रही थी। पिताजी ने कमरे में बिखरी पूजा की सारी चीजें उसी की लाश पर डाल दी। बिखरी हुई साड़ी, टूटे हुए कांच की चूड़ियां, हल्दी, कुमकुम, बिखरा थाल, आधा कटा हुआ नींबू, टूटा हुआ लकड़ी का ढांचा, सब कुछ उसी के साथ चादर में लपेट दिया और फिर चारों ने मिलकर उसे संकरी सीढ़ियों से नीचे उतारा। उस लाश से इतनी तेज बदबू आने लगी कि औरतें दौड़कर वाड़े से बाहर चली गई। बाहर इसलिए क्योंकि अब भी वाड़े के अंदर किसी भी कमरे में कदम रखने की किसी में हिम्मत ही नहीं थी। सभी जल्दी जल्दी में लाश को वाड़े के बाहर ले गए और गड्ढे में चादर समेत फेंक दिया। सबने मिलकर ईश्वर से प्रार्थना की कि कालिंदी की आत्मा को शांति दे दे और रात के अंधेरे में फावड़े से मिट्टी डालकर गड्ढा बंद किया। आखिरकार सब कुछ होने के बाद
सब थके हारे लोग वाड़े में वापस आ गए। दादी ने दरवाजे के पास पानी से भरी बाल्टी रख दी। सबने कपड़ों समेत नहाया, नए कपड़े पहने और जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। किसी का भी खाने का मन नहीं था, मगर सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, इसलिए फिर दादी के कहने पर सब खाना खाने के लिए बैठ गए। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, रह रहकर गरज रहे थे, मगर बारिश का एक भी कतरा गिरने को तैयार नहीं था। पूरा माहौल सुस्त, उदास और डरावना बन चुका था। सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें थी। एक अनजाना डर था। आंगन में सब एक साथ खाना खाने बैठे थे। रसोई के दरवाजे के पास चाची कुर्सी डालकर मुझे खाना खिला रही थी। जैसे ही पहला निवाला मेरे मुंह के पास आया, चाची के हाथ से खिचड़ी की प्लेट नीचे गिर पड़ी और वो दोनों हाथ से पेट पकड़कर जोर से चीखने लगी। सबकी नजर उनकी तरफ घूम गई। चाची जोर जोर से चिल्ला रही थी। दादी, मेरी माँ और बाकी सब खाना छोड़कर चाची को पकड़ने दौड़े। चाची जोर जोर से अपना पेट दबाने लगी, जैसे किसी ने उनकी पेट में हाथ डाल दिया हो और अंदर से शरीर के अंग को बाहर खींच रहा हो। उनकी दर्द भरी चीखें पूरे वाड़े में अजीब तरह से गूंज रही थी। सबने मिलकर उन्हें उठाया, मगर दर्द असहनीय होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गई। पिताजी दौड़कर गए और गाड़ी निकाली। चाचा और दादाजी ने चाची को दोनों तरफ से पकड़कर उठाया और उन्हें गाड़ी में रख दिया। चाची के 9 महीने पूरे हो चुके थे, तो सबको यही लग रहा था कि शायद डिलीवरी का वक्त आ गया है। मगर हॉस्पिटल पहुंचने तक चाची की आंखें नहीं खुली। डॉक्टर ने उन्हें देखा और फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले गए और बस 5 मिनट के अंदर डॉक्टर बाहर आ गए। सब उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। सबको यही लग रहा था कि घर के उस मनहूस माहौल को एक अच्छी खबर सब ठीक कर देगी। लेकिन डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने एक नज़र सबकी तरफ देखा। फिर नीचे देखते हुए उन्होंने ना में सिर हिलाया। सबके चेहरे का रंग उतर गया, जैसे उनकी सांसें थम गई हो। चाचा जी भारी कदमों के साथ उनकी ओर बढ़े और तब डॉक्टर ने कहा, बच्चा और माँ दोनों आधे घंटे पहले ही गुजर चुके हैं। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि घर से हॉस्पिटल आने में मुश्किल से 40 मिनट लगे थे और इतने कम वक्त में ऐसा कैसे हो गया। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। हम सबको वहीं रुकना पड़ा, क्योंकि पोस्टमार्टम होना बाकी था और गुंजाइश थी कि पोस्टमार्टम सुबह ही होगा। अगले दिन घर वालों को 2 और लाशों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। सबने मिलकर वो वक्त किसी तरह निकाल लिया, लेकिन जब दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। ये कोई साधारण मौत नहीं थी। शरीर के अंदर के सारे अंग अलग कर दिए गए थे, जैसे किसी ने तेज धार वाले हथियार से अंदर से मारा हो, और अंदरूनी खून बहने से चाची को अटैक आ गया था। अंतिम संस्कार का कार्य पूरा हो गया, मगर उसी दौरान वाड़े में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी को ऐसा लगता कि उसकी छाती पर कोई बैठा हुआ है, तो किसी को अंधेरे कोने से अस्पष्ट गुर्राहट की या हंसने की आवाज सुनाई देती। मगर 10वें दिन तक कोई पूजा पाठ, कोई तंत्र विधि नहीं हो सकता था, इसलिए सबने सब्र किया। लेकिन अब दिन ब दिन बाड़े में रहना, वहां रुकना मुश्किल हो रहा था। दिन दहाड़े कोई परछाई छूकर निकल जाती थी और देखने पर आसपास कोई नहीं होता था। रोटियां अपने आप जल जाती, दूध चूल्हे पर रखते ही उफन जाता था। रात को जानवर जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे। सबको डर लगने लगा था। कोई भी अकेला किसी भी कमरे में जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार 10वां दिन आ गया। भीषण गर्मी के बावजूद उस दिन भी तेज बारिश हो रही थी, इसलिए वाड़े के पास ही एक छोटे हॉल जैसी जगह पर दशक्रिया विधि रखा गया। सारे मेहमान हॉल में बैठे थे। पिंडदान करने के लिए संपत दादाजी मिलिंद चाचा को लेकर नदी पर चले गए, मगर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वो दोनों वापस नहीं लौटे। काफी वक्त बीत चुका था। न तो पिंड प्रवाहित हुआ, न दोनों वापस लौटे थे। इसलिए फिर पिताजी और गणपत दादाजी उन्हें ढूंढने नदी पर चले गए, मगर वहां दोनों का कोई पता नहीं चला। चाची के मायके वाले भी अब तक आ चुके थे। सबने नदी पर जाकर उन्हें पुकारा। काफी देर तक आवाज लगाई, आसपास सब जगह पर ढूंढा, कोई जवाब तक नहीं मिला।
और तकरीबन 1 घंटे बाद दादाजी की धोती पानी में तैरती हुई दिखाई दी। वो देख सब घबरा गए। गांव के कुछ लोग दौड़कर नदी में कूद पड़े और डुबकी लगाकर देखा तो वहां मिलिंद चाचा और संपत दादाजी दोनों पानी में डूब चुके थे। चाची के दशक्रिया का कार्यक्रम अधूरा ही रह गया और यहां मिलिंद चाचा और संपत दादाजी की चिताएं सज गई। एक के बाद एक घर में लाशें गिर रही थी। अंतिम संस्कार करते वक्त सबकी आंखें नम थी। मिलिंद चाचा गांव में सबके चहेते थे। चाहे किसी गरीब की फीस भरनी हो, शादी ब्याह में हाथ बटाना हो, वो हर किसी को हर काम में मदद करते थे। लेकिन तब तक किसी को पता नहीं था कि बाड़ी में क्या हुआ था। पिताजी ने दोनों चिताओं को अग्नि दी, तभी भीड़ में हलचल मच गई। चिताओं के पास बैठी दादी, मतलब मिलिंद चाचा की मां, वो अचानक जोर जोर से हंसने लगी। अपने चेहरे को, अपनी छाती को पीट पीट कर कहने लगी, मेरी कालिंदी ने बदला ले लिया। उसने कहा था किसी को इस बाड़े में नहीं रहने दूंगी। उसने कर दिखाया। उसने कर दिखाया। मेरी कालिंदी ने जो कहा था वो कर दिया। मगर मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे क्यों छोड़ दिया रे कालिंदी? मुझे क्यों छोड़ दिया? दादी पागल की तरह ताली बजा बजा कर हंस रही थी, जोर जोर से चीख रही थी, बीच में ही रो रही थी। सबको समझ आ गया कि दादी पूरी तरह पागल हो चुकी है। पूरा घर तबाह हो चुका था। उस घटना के बाद हम में से कोई भी उस वाड़े पर नहीं गया। चाचा की जमीन, खेती सब दान कर दिया गया। उस वाड़े को शांत करने की कई बार कोशिश की गई, मगर कोई भी उस भूतहा वाड़े में रहने को तैयार नहीं हुआ। गांव के लोगों को आज भी अमावस की रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। घर में किसी के चलने की, घूमने की आहट सुनाई देती है। कई लोगों ने यह तक कहा था कि उन्हें खिड़की से कोई पुकार सुनाई देती है और इसलिए उस रास्ते से अब कोई भी नहीं गुजरता। कालिंदी ने बस दौलत की हवस में रागिनी नाम की चुड़ैल को अपने आप को सौंप दिया था और फिर वो खुद जन्म मृत्यु के बीच में अटक गई। उसके लालच ने उसे जीने नहीं दिया। बाकियों की तरह वो मरकर भी आजाद नहीं हो सकी। उसके कुछ साल बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मेरा किसी काम से गांव जाना हुआ था। तब मैंने दूर से ही उस वाड़े को देखा। वो खंडहरनुमा वाड़ा आज भी वीरान पड़ा हुआ है। दीवारों पर घास उगाई थी, अंदर सब टूट फूट चुका था, मगर तब भी उस डरावने वाड़े में जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते हैं कि वहां कालिंदी बुआ आज भी रहती है, बिल्कुल अकेली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और अगर कहानी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।